तो गाइस, और मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो पे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, वो भी किस टॉपिक पे? आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का, दैट इज़ योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले वी हैव अ थॉट, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। दैट इज़ कि आपके जो काम हैं वो आपके शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा गहराई रखते हैं, इसलिए बोलिए कम और काम ज़्यादा करिए। इसी के साथ जैसा कि मैंने बोला, आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं बता दूँ आपको कि यहाँ जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो आपके टॉपिक वाइज होंगे, यानी कि एनसीईआरटी में जैसे आपका टॉपिक्स सब डिवाइडेड है उसी फ्लो पे चलेंगे। और उसके साथ एनसीईआरटी लाइनर, दैट इज़ कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से सवाल उठाए गए हैं, तो बिल्कुल भी आपको एमसीक्यूज़ जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उस पर दिक्कत नहीं आएगा। और उसके साथ ही क्वेश्चंस के साथ आपका एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, प्लस आपका डायग्राम्स भी दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से। तो पहला टॉपिक आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी का पहला सवाल है, डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू बायो, BIO हो गया, सॉरी छूट गया, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स और माल्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब कैसे? तो देखिए, जैसे कि हम लोग एक रोटी लेते हैं, ये आपका बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन को, इसलिए हम लोग बायो लगाएंगे। और उसके बाद आता मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि बड़ा सा जो टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा, इतना बड़ा बोलिए या फिर इतना, ये भी तो बड़ा ही पोर्शन है ना, इसलिए इसको बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। इसको अब डाइजेशन के प्रोसेस से हम लोग तोड़ेंगे, जिसे मुख में हम लोग लेकर के खा रहे हैं, उसके बाद तोड़ेंगे ना चबा चबा करके, तो इसी प्रोसेस को, डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बायो माइक्रोमोलिक्यूल को बायो माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। यही तो इसका आंसर है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अब आता है दूसरा सवाल, फूड कंसिस्ट्स ऑफ, हमारा जो खाना है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ऑल। इसका तो आंसर बहुत सिंपल है, सारे ही प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, डाइजेशन इज बेसिकली अ डैश प्रोसेस, दैट इज बायोकेमिकल, मैकेनिकल, केमिकल या फिर बोथ 1 and 2। अब देखिए, जैसे कि हम बड़ा सा एक चपाती ली, सबसे पहले खाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे, हाथों से तोड़ेंगे। अब हाथों से तोड़ रहे हैं यानी कि ये आपका मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। उसके बाद फिर इसको माउथ के अंदर लेते हैं, माउथ के अंदर पे, वहाँ पे आपका क्या काम करता है, आपका इंजाइम्स, सैलिवरी अमाइलेज हुआ, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, ये सब रिलीज़ होता है, केमिकल रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका बायोकेमिकल भी हो गया, ठीक है, बायोकेमिकल भी हुआ। और इसी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन 4, बोथ 1 and 2, बायोकेमिकल प्लस मैकेनिकल। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, बोथ 1 and 2 या फिर ईसोफेगस। तो मानव का पाचन तंत्र क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो उसमें आहार नालिका भी होती है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी कि आपका संबंध पाचन ग्रंथियां भी होती है। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? लार ग्रंथि, या दैट इज़ योर सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद यकृत, दैट इज़ योर लीवर, उसके बाद थर्ड में आता है आपका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, तीनों रहते हैं। अब देखिए, देख सकते हैं आहार नाल जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ एनस में ख़त्म हो रहा है, गुदा में ख़त्म हो रहा है, मुख से शुरू होकर के आपको गुदा में ख़त्म हो रहा है, ये हो गया आपका आहार नाल। और इसका जो संबंधित पाचन ग्रंथियाँ हैं वो है आपका स्टमक, पैनक्रियाज और आपका सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है वो आपका थर्ड पे। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, एनस, बगल कैविटी, टंग। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आपका आहार नालिका कहाँ से शुरू होता है? वो आपका मुख से शुरू होता है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है,
ह्यूमन्स टीथ इज थिकोडोंट, डाइफायोडोंट, मोनोफायोडोंट या फिर बोथ 1 and 2। तो मानव के जो दंत होते हैं वो थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट का मतलब समझाते हैं। थिकोडोंट होता है यानी कि अगर जो ह्यूमन के दांत हैं, हमारा जो दांत है वो जबड़े के एक सांचे में धंसा हुआ है ना, मतलब जैसे कि तोड़ते हैं तो हम लोग को उसी जबड़े के सांचे से निकाल करके उसे फिर फेंकना पड़ता है। तो इसी जो धंसा हुआ जो बनावट होता है इसी को बोलते हैं थिकोडोंट। ठीक है, यानी कि हमारा दांत सॉकेट ऑफ जॉज में धंसा हुआ है, एक सांचे में धंसा हुआ है और इसलिए वो थिकोडोंट हुआ। अब दूसरा आता है आपका डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब क्या होता है? डाइफायोडोंट मतलब होता है मानव में जो दंत होते हैं वो 2 टाइम पे आते हैं, उसके पूरे जीवन में 2 टाइम है। पहला तो आपका आता है टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ यानी कि मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत, वो सारे झड़ जाने के बाद आपके आते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो हमेशा चलते हैं जब तक कि आप वृद्ध ना हो जाए, तो इसी को बोलते हैं डाइफायोडोंट। और इसी से इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, दैट इज कि थिकोडोंट भी है ह्यूमंस का टीथ, साथ में डाइफायोडोंट भी है। अब आते हैं दूसरे सवाल में। द अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस इज सेड टू बी हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, होमोडोंट और डाइफायोडोंट। अगर आप अंदर नहीं चाहते हो उससे भी ये आंसर मिल जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आता है ना ह्यूमन में, तो उसका आंसर हेटेरोडोंट हो जाएगा। क्यों? हेटेरो यानी कि डिफरेंट ही होता है। अब देखिए, जो आपकी समझ के लिए मैं ये बता देती हूँ कि कितने तरीके के दांत आते हैं मानव में। तो देखिए, इंसीजर, 2 इंसीजर आते हैं जिसको हम लोग कृंतक भी कहते हैं, और उसके बाद फिर आपके एक कैनाइन आते हैं जिसको हम लोग रत्नक कहते हैं। उसके बाद फिर 2 प्रीमोलार्स आते हैं जिसको अग्रचवर्णक कहते हैं, और फिर 3 आपके मोलर्स आते हैं जिसको हम लोग चवर्णक कहते हैं। 2 1 2 3। तो अलग अलग टाइप के दांत आते हैं ह्यूमंस में, इसलिए हेटेरोडोंट कहते हैं। अब आता है डेंटल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन टीथ, यानी कि दंत की जो संरचना है ह्यूमंस में वो किस फॉर्मूले पे काम करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज 2 1 2 3। ये कुछ नहीं है, ये आपको यही बता रहा है कि 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलार्स और 3 मोलार्स एक साइड पे। ठीक है, अब आता है दूसरा, द हार्डेस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन के दांत है उसका हार्डेस्ट लेयर क्या होगा? इसका आंसर है इनामल, ऑप्शन 1। देखिए, अब लेयर पे आते हैं इनामल। इनामल क्योंकि आपका आउटर मोस्ट लेयर है, उसका काम है आपका प्रोटेक्शन का, तो प्रोटेक्शन का है तो इसलिए वो हार्डेस्ट ही होगा ना, और इसलिए वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है ना। ये इनामल आपका। उसके अंदर आता है आपका डेंटाइन, जो कि आपका स्मूथ मस्कुलर लेयर होता है। ठीक है, तो थर्ड में आता है आपका सीमेंटम। सीमेंटम जो आपका रूट एरिया पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और उसके फोर्थ पे आता है आपका पल्प। पल्प पल्प यानी कि जो सबसे स्मूथ अंदर वाला एरिया जिसमें आपका नर्व्स या फिर ब्लड फ्लो का एरिया। अब आता है नेक्स्ट, द फ्रीली मूविंग टंग इज अटैच टू द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम, पेपिले, फंडिब्यूलम या फिर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस अगर देखें तो एपिग्लॉटिस आपका विंड पाइप का पार्ट होता है, फंडिब्यूलम आपका ओवरीज का पार्ट होता है इन फीमेल, एंड पेपिले, पेपिले आपका टंग का पार्ट तो होता है, बट पेपिले आपका वो एरिया होता है। अलग अलग सेल्स होते हैं प्रेजेंट जीभ के अलग अलग जगहों पे, जो कि आप उसका काम होता है टेस्ट करना। टेस्ट बड्स भी कहते हैं पेपिले को। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर यहाँ पे कोई खाना डालो तो ये आपका खट्टा के लिए होता है, ये आपका नमकीन के लिए होता है, ये आपका मीठा के लिए होता है। तो अलग अलग सेल्स जो अलग अलग पोर्शन पे आपके टंग पे प्रेजेंट रहते हैं, जिसका काम होता है टेस्ट लेना, उसको पेपिले कहते हैं। और यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है कि ओरल कैविटी जो जिह्वा है आपकी वो मुख गुहा से किससे अटैच्ड होती है? इसका आंसर होगा आपका फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम जो आपका जीभ होता है उसका बजल एरिया आपका बगल कैविटी से अटैच रहती है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड विंड इज फारिंक्स, लैरिंक्स, बोथ 1 and 2, दैट इज फारिंक्स लैरिंक्स दोनों, या फिर ईसोफागस यानी कि फूड पाइप।
कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड विंड, और इसोफागस तो होगा नहीं क्योंकि ये बस फूड के लिए होता है। फेरिंग्स की बात करें, ठीक है, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा, फेरिंग्स। क्यों? तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, हम लोग मुख पर से जब खाना इंटर करवाते हैं, खाना लेते हैं, तो ये आपका सीधा जाता है फेरिंग्स पे, और फेरिंग पर से ये जो पिंक वाला एरिया है ये आपका विंड पाइप है यानी कि लैरिंग्स है, और ये आपका इसोफागस यानी कि फूड पाइप है। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं हम लोग कि जब खाना खाते हैं तो वो खाना जा कहाँ रहा है, यहाँ मुंह से सांस भी तो लेते हैं, सांस लेते हैं प्लस आपका खाना भी खाते हैं, दोनों आपका मिक्स्ड होकर के जाता है फेरिंग्स के पास। ये वाला एरिया फेरिंग्स के पास जाता है और यहाँ पर से अलग हो जाता है, वो आपका हवा यहाँ पे आएगा जब सांस लेंगे तो, और खाना यहाँ पे चला जाएगा फूड पाइप पे। तो यहाँ पे जैसा कि सवाल पूछा था कॉमन पैसेज के बारे में, कॉमन पैसेज आपका क्या हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा, है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एपिग्लॉटिस इज द कवरिंग ऑफ द आइसोफागस, ट्रैकिया, ब्रोंकिया या फिर नन ऑफ दीज। तो जो ब्रोंकिया की बात करें वो आपका लंग्स का पार्ट होता है, ट्रैकिया यानी कि आपका विंड पाइप, आइसोफागस यानी कि फूड पाइप। और इसका आंसर एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस आपका कवरिंग होता है ट्रैकिया का। फिर से डायग्राम दिखा देती हूँ। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव आवर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और इसका फर्स्ट सवाल है, द जे शेप्ड स्ट्रक्चर इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज या फिर लिवर। तो जे शेप्ड स्ट्रक्चर हमारे पाचन तंत्रिका में कौन सा ऑर्गन है, ये है आपका स्टमक। ये बिल्कुल जे की तरीके से दिखता है, इस टाइप से दिखता है ना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्डिंग बिटवीन आइसोफागस एंड स्टमक इज डन बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोएसोफागल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर या फिर स्फिंक्टर ऑफ ओटाई। तो यहाँ पे आइसोफागस और स्टमक की बात हो रही है। स्टमक को हम लोग गैस्ट्रिक भी बोलते हैं, और इसी नाम से हम लोग को ये इसका आंसर पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, गैस्ट्रोएसोफागल स्फिंक्टर। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्फिंक्टर वर्ड आ रहा होगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ये स्फिंक्टर आखिर है क्या। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे मुख से खाना लेते हैं, ये मुख नलिका से होते हुए ये आपका चला जाता है किसमें, पेट पर से होते हुए, देन आफ्टर वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन आफ्टर एनस, रेक्टम एंड ऑल, ठीक है। अब देखिए, खाना का सही तरीके से फ्लो हो सके हमारे आहार नलिका में, इसीलिए जगह जगह पे कुछ स्टॉप बनाए गए हैं ताकि वो फ्लो स्मूथली हो सके। जैसे कि सड़क पर से गाड़ी चलती है तो स्मूथ फ्लो के लिए क्या होता है, ट्रैफिक बूथ्स बनाए जाते हैं ना। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी खाना का अच्छे से प्रोसेस हो सके, अच्छे से पाचन हो सके, इसीलिए जगह जगह पे वो बूथ्स बनाए गए हैं, और उसी बूथ्स को स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका स्फिंक्टर कहाँ कहाँ मौजूद रहता है, जैसे कि आहार नलिका से ये जब गया स्टमक के पास यहाँ पे होता है, फिर स्टमक से गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर रहता है, स्टमक से होते हुए फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जब इंटर करता है तो वहाँ पे एक ट्रैफिक बूथ होता है। तो इसी तरीके से अब आते हैं दूसरे सवाल में, देयर इज़ अ डैश मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्टमक, यानी कि ह्यूमन के स्टमक का कितना पार्ट्स होता है। इसका आंसर होगा 4। तो आइए देखते हैं कैसे 4। पहला कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। यहाँ पे आपका पाइलोरस लिखा हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में आपका पाइलोरिक है, फंडिक है एंड आपका कार्डियक है। अब नेक्स्ट आता है, पाइलोरिक इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन। अभी तो हमने देखा किसका पार्ट होता है, स्टमक का, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज गार्डेड बाय। अब फिर वही ट्रैफिक बूथ वाली बात कि जब स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है तो कौन सा स्फिंक्टर उसको हेल्प करता है। इसका आंसर हो जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक वैसे भी आपका द बेजल पार्ट ऑफ स्टमक था ना। अब नेक्स्ट आता है, द शी शेप्ड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज नोन एज जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम या फिर सिकम। इसका आंसर होगा ड्यूडेनम। अब मैं दिखाती हूँ आपको सी शेप्ड पार्ट इंटेस्टाइन का। ये देखिए, ये जो है आपका शी शेप्ड पार्ट,
सी शेप्ड पार्ट, ये आपका ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो यहाँ पे सवाल है कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसका सबसे जो कॉइल्ड पार्ट होता है सबसे ज़्यादा, वो कौन सा होता है? जेजुनम, जेजुनम यानी कि तुम्हारा मध्यांत्र हो गया, इलियम यानी कि तुम्हारा शोषांत्र हो गया, या फिर ड्यूडेनम दैट इज़ ग्रहणी, या फिर कोलोन। कोलोन तो तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, कोलोन तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसमें से आंसर हो जाएगा इलियम। इलियम यानी कि जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट होता है, जिसे हम लोग शोषांत्र कहते हैं। अब दूसरा सवाल, द ओपनिंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत से बड़ी आंत तक का जो स्फिंक्टर रहता है, सेम ट्रैफिक बूथ वाला बात, वो कौन सा रहता है? इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा इलियोसिकल स्फिंक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, इलियोसिकल स्फिंक्टर। इलियो तुम्हारा इलियम, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और सीकम, सीकम तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज बड़ी आंत का पार्ट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल ब्लाइंड सैक प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में जो छोटा सा ब्लाइंड सैक प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग सीकम, हिंदी में बोले तो उंडुक। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पे हम लोग। देखिए अब डायग्राम से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर से शुरू हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन आपका यहाँ पर से शुरू हो रहा है, और ये जो ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसी को कहते हैं सीकम। सीकम पे ही आपका प्रेजेंट रहता है नीचे अपेंडिक्स। अब आते दूसरा, द वर्मी फॉर्म वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन इज प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर पैनक्रियाज। तो वर्मी फॉर्म वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशोषी अंग, और वर्मी फॉर्म यानी कि कृमि रूप, कृमि रूप अवशेषी अंग जो ह्यूमन में प्रेजेंट रहता है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अभी हमने देखा था सीकम पे, सीकम पे ऐसे लटकता हुआ एक स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं आपका वर्मी फॉर्म वेस्टिजियल ऑर्गन। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, द वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशोषी अंग जो कि सीकम पे पाया जाता है यानी उंडुक पे पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपेंडिक्स। ओके, ऑप्शन 1 अपेंडिक्स का हिंदी नाम क्या हो गया? अपेंडिक्स का हिंदी नाम हो गया परिशेषिका। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, द कोलोन इन लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। कोलोन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसका आंसर 4 हो गया। हालांकि 4 हो गया, लेकिन मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कैसे 4 हुआ। तो देखिए आपका लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ सीकम से शुरू होता है, सीकम के बाद का जितना भी पार्ट है ये वाला पोर्शन पूरा यहाँ तक आपका कोलोन जाता है। अब कोलोन का पार्ट्स देखिए आप, कोलोन का पार्ट्स आप देखिए, कोलोन आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कैसे? ये हो गया आपका असेंडिंग कोलोन, ये आपका असेंडिंग कोलोन, उसके बाद ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ये पोर्शन आपका ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद ये जो है ये आपका डिसेंडिंग कोलोन, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया जो कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया सिग्मॉइड कोलोन। ठीक है, तो 4 पोर्शन देखिए, असेंडिंग कोलोन हो गया, दिस इज योर ट्रांसवर्स कोलोन, एंड दिस इज योर डिसेंडिंग कोलोन, एंड दिस इज योर सिग्मॉइड कोलोन। ठीक है, अब आते हैं वापस से हम लोग अपने सवाल पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डोंट कंसिस्ट ऑफ। जो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आपका आहार जो नलिका है उसका कौन सा परत इसमें से नहीं है? तो साफ साफ दिख रहा है जेजुनम। क्यों? तो जेजुनम क्योंकि आपका किसका पार्ट होता है? ये आपका मध्यांत्र होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का पार्ट होता है ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्मूथ मसल्स इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मूथ मसल्स किस में पाया जाता है? सेरोसा, मस्क्यूलारिस, म्यूकोसा या फिर सब म्यूकोसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मस्क्यूलारिस, मस्क्यूलारिस। इसमें स्मूथ मसल्स का लेयर पाया जाता है। अब देखिए कैसे, पहला जो लेयर होता है वो आपका सेरोसा होता है जिसमें बस एपिथीलियम पाया जाता है, कवरिंग पाया जाता है। सेकेंड लेयर मस्क्यूलारिस होता है, इसी में आपका स्मूथ मसल्स का लेयर पाया जाता है। 2 लेयर, एक आपका इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद थर्ड लेयर आता है आपका सब म्यूकोसा जिसमें कि लूज नर्व्स होते हैं एंड ऑल।
चौथा लेयर आता है आपका म्यूकोसा, जिसमें कि आपका ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पे, र्यूगे इन स्टमक इज क्रिएटेड बाय विच लेयर। तो अभी हमने देखा जो ग्लैंड बनाने वाला लेयर था वो क्या था आपका म्यूकोसा, और यही आपका स्टमक पे र्यूगे बनाता है। स्टमक देखिए, स्टमक पे जो टॉवल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर बनता है तौलिए की तरह, उसी को हम लोग र्यूगे कहते हैं। र्यूगे फॉर अ प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, र्यूगे। इसका पर्पस क्या हो गया, प्रॉपर डाइजेशन, है ना। और ये र्यूगे किससे बनता है, किस लेयर से बनता है, तो म्यूकोसा, म्यूकोसा यानी कि आपका सबसे भीतरी लेयर से। वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिसेलुलर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सैलिवरी ग्लैंड, गॉबलेट सेल या फिर गैस्ट्रिक सेल या फिर क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्यून। और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका गॉबलेट सेल्स। तो ह्यूमन बॉडी में बस एक ही यूनिसेलुलर ग्लैंड पाया जाता है जो कि हो गया आपका गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल का काम क्या होता है, इसका काम होता है म्यूकस सेक्रेशन। म्यूकस सेक्रेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब देखें नेक्स्ट, विलाई। विलाई भी आपका म्यूकोसा से बना हुआ एक ग्लैंड ही है। ग्लैंड लाइक या फिर बोलो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ही होता है फिंगर लाइक। तो ये विलाई जो है वो आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में प्रेजेंट होता है। विलाई का अगर डायग्राम बोलूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और यहाँ पर से ऐसे नस आ रही होती हैं। तो जितने भी जो पचे हुए खाना रहता है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो वहाँ से ये जो विलाई है वो सारा खाना को अपने अंदर अवशोषित करती है, खींच लेती है, और ये आपका ब्लड वेसल्स को भेज देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, म्यूकस सेक्रेशन इन इंटेस्टाइन इज डन बाय गॉबलेट सेल, विलाई, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूब्रिकन या फिर अपेंडिक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल्स। नेक्स्ट, लैक्टियल इज अ लार्ज लिम्फ वेसल फाउंड इन लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लैक्टियल होता है, लैक्टियल आपका होता है विलाई में प्रेजेंट। ये आपका देखिए इंटेस्टाइनल विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने अभी देखा था ना कि विलाई आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ना। तो वैसे ही जो विलाई होता है उसी में जो सबसे बड़ा लिम्फ वेसल होता है उसी को हम लोग लैक्टियल कहते हैं। देखिए ये जो ग्रीन पोर्शन, ग्रीन लाइन जो ऐसे ऊपर से नीचे गया है, यही आपका लैक्टियल है। ये आपका सारा जितने भी खाना को एब्जॉर्व करते हैं विलाई के द्वारा, वो आपका ये कलेक्ट करता है। और ये देखिए नीचे यहाँ पर से ग्रीन वाला पोर्शन, देखिए ग्रीन वाला पोर्शन लिम्फेटिक वेसल को दे देता है, जो कि आपका मेन बॉडी के ब्लड वेसल्स में सेंड करता है एब्जॉर्ब्ड फूड को। ठीक है, अब आते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पे आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज, ऑल होगा ना। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा ह्यूमन का पाचन तंत्र है वो किससे बना होता है, पहला आपका एलिमेंट्री कैनाल से और दूसरा एसोसिएटिव ग्लैंड से। एसोसिएटिव ग्लैंड्स में कितने ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और फिर पैनक्रियाज। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, इसका आंसर होगा यकृत, लिवर। हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि आपका यकृत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द टंग, वो सैलिवरी ग्लैंड जो टंग के हमारे जिह्वा के ठीक नीचे होती है उसका नाम क्या है, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, पैराटिड्स या फिर सबलिंगुअल्स। और इसका आंसर हो जाएगा सबलिंगुअल। इसको याद करने का देखिए तरीका होता है एक, जैसे कि टंग से हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, टंग से लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि सबलिंगुअल यानी कि
लैंग्वेज के नीचे यानी कि लिंगवल के नीचे यानी कि आपका टंग के नीचे जो प्रेजेंट रहता है सैलिवरी ग्लैंड, वो हो गया आपका सब लिंगवल सैलिवरी ग्लैंड। और अगर बात करें दूसरे ऑप्शंस की तो सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी, ये दोनों एक ही सैलिवरी ग्लैंड का नाम है। और ये पैराटिड्स आपका चिक के पास पाया जाता है, सब मैंडिबुलर आपका मैक्सिला हड्डी के पास पाया जाता है, और सबलिंगुअल तो आपको पता ही चल गया कि इट इज़ जस्ट बिलो आवर टंग। ओके, जस्ट बिलो आवर टंग। देखिए पैराटिड आपका चिक के पास, सब मैक्सिलरी यहाँ पास। ओके, नेक्स्ट पैराटिड्स इज लोकेटेड नियर, अभी डायग्राम में देखा, चिक्स, है ना। नेक्स्ट वेट ऑफ ह्यूमन लिवर इन एडल्ट इज, यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन में जो यकृत का वेट होता है वो कितना होता है। इसका आंसर हो गया 1.2 to 1.5 kg। ध्यान रखिएगा यहाँ पे kg ही लिखा होना चाहिए, ग्राम अगर लिखा होगा तो वो तो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लिवर इज ग्लेसन्स कैप्सूल, हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक कॉर्ड्स और गैल ब्लैडर। इसका आंसर हो जाएगा आपका हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक लोब्यूल्स। तो यकृत जो है हमारा 2 लोब्स में बटा हुआ रहता है, ठीक है, और यही इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लोब्यूल होता है, ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज सेक्रेटेड बाय, बाइल को हम लोग क्या भी बोलते हैं, बाइल को हम लोग बोलते हैं पित्त। तो जो बाइल जूस, ठीक है, पित्त का रस होता है, वो आपका कौन सा ऑर्गन सेक्रेट करता है, ये आपका यकृत ही करता है, लिवर ही करता है। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज स्टोर्ड इन, जो पित्त होता है वो आपका किस में जाकर के स्टोर होता है, ये आपका पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है, दैट इज गैल ब्लैडर, जो कि आपका बिल्कुल ऊपर रहता है, लिवर के जस्ट मतलब हाँ उसी के अंदर धंसा हुआ एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको पित्ताशय कहते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, द कॉमन बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, ड्यूडेनम आपका सी शेप्ड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का पार्ट है। तो ये बोल रहा है कि जो कॉमन बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट ये आपका आया, और पैनक्रियाटिक डक्ट यानी कि अग्नाशय से आता हुआ जो डक्ट है, दोनों नलिका मिलती है ड्यूडेनम में एज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। कैसे, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो यानी कि लिवर, ठीक है, पैनक्रियाटिक यानी कि अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। तो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर ये लिवर से आ रही है, लिवर से कैसे आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट की तरह, और पैनक्रियाज से कैसे आ रही है, पैनक्रियाटिक डक्ट की तरह, दोनों मिलते हैं ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में ये कैसे ओपन होते हैं, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ डायग्राम से देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्टिक डक्ट आपका पित्ताशय से निकलती है, गैल ब्लैडर से निकलती है, हेपेटिक डक्ट आपका लिवर से निकली, ये आपका कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, और इधर से पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट आती है, दोनों मिलकर के आती है आपका हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट के तरह, जो कि आपका ड्यूडेनम में जाकर के ओपन हो जाती है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, हेटेरोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, ऑल, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन 4। अब देखिए हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी क्या होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब होता है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, जिसका काम, जैसे कि मिक्स ग्लैंड क्यों बोला हमने, क्योंकि ये आपका हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है, साथ ही साथ ये आपका एंजाइम्स भी सेक्रेट करता है, ठीक है। और हार्मोन्स की बात करें तो पैनक्रियाज आपका मेनली 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। पहला आपका हो गया ये इंसुलिन, और दूसरा आपका ग्लूकागॉन, ये 2 हार्मोन निकालता है। और बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स में आपका वो निकालता है ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज एंड ऑल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, देखिए वही सवाल, इसका आंसर बोथ 1 and 2 होगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, आपका ब्लड शुगर लेवल को लो करता है,
और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को हाई करता है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आपका आता है डाइजेशन ऑफ फूड्स, और इसका पहला सवाल है फूड डाइजेशन स्टार्ट्स इन बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक या फिर इंटेस्टाइन। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन, पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, यही इसका मतलब हुआ। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बकल कैविटी। बिल्कुल, मुख गुहा से ही वो शुरू होता है ना, वहीं से हम लोग चबाना शुरू करते हैं। वहीं पे सैलिवरी जितने भी आपका सेक्रेशंस आता है, सैलिवरी ग्लैंड्स के, पैरोटिड हो गया, फिर सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, तीनों का सेक्रेशन आता है। वहीं पे स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, 30% स्टार्च वहीं पे आपका टूट जाता है। तो फूड डाइजेशन आपका बकल कैविटी यानी मुख गुहा से शुरू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ ह्यूमन माउथ आफ्टर मील, यानी खाने के बाद पीएच जो रहता है मुख गुहा का वो कितना रहता है। इसका आंसर है 6.8, यानी कि एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक रहता है। 6.8। अब नेक्स्ट, सैलिवरी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, सैलिवरी अमाइलेज, एंजाइम्स एंड ऑल, और इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहते हैं जैसे कि सोडियम प्लस आयंस, पोटाशियम प्लस आयंस, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट्स। ओके, सैलिवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, एंजाइम्स भी रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मास्टिकेशन ऑफ फूड इन माउथ बाय म्यूकस एंड सैलिवरी जूसेस मेक्स इट बोलस, चाइम, बॉल्स या फिर माल्टोज, और इसका आंसर होगा बोलस। याद रखिएगा, बॉल्स मत लिखिएगा। हाँ, खाना चबाने के बाद वो बॉल की तरह दिखता है, बट इसको बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है, बोलस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैज़, जो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसके पास क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्जेंटिक, पैराइटल, नेक सेल्स, और बिल्कुल सारे ही होते हैं, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इसमें आप देखिए पिक्चर में, ये आपका ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स, ये क्या करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स आपका रिलीज करते हैं, जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वो आपका रिलीज करते हैं HCl एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर। वहीं चीफ सेल्स की बात करें, सेकंड वाला, चीफ सेल्स आपका रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन यानी कि प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए। ठीक है, और थर्ड में आता है आपका म्यूकस नेक सेल्स क्या रिलीज करते होंगे, बिल्कुल म्यूकस, इसके नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस रिलीज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इंट्रिंसिक फैक्टर इज secreted, okay, not secured, it will be secreted by the oxyntic cells of gastric glands for the digestion of vitamin B12, absorption of vitamin B12, या फिर absorption of vitamin C, या फिर absorption of vitamin D। तो जो ऑक्जेंटिक सेल्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं वो किस लिए रिलीज करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, वो किस लिए रिलीज करते हैं, तो ये आपका रिलीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। यानी कि पहली बात तो ये कि जो विटामिन होता है वो आप कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, यानी कि उसको आप कभी भी मतलब तोड़ नहीं पाओगे, वो कोई मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, वो पहली बात माइक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि छोटे छोटे विटामिन के कण होते हैं, उसको तोड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि खाने के साथ ही आपको मिलते हैं। और इसीलिए उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग को चाहिए इंट्रिंसिक फैक्टर, जो रिलीज करता है आपका ऑक्जेंटिक सेल्स, कहाँ पे, तो बिल्कुल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि स्टमक पे, है ना, स्टमक के अंदर। और ये आपका सही आंसर होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब इसके बाद दूसरा सवाल, द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर, कितने घंटों के लिए, 4 से 5 घंटे, 5 से 6, 6 से 7, या फिर पूरे के पूरे 24 घंटे। 24 घंटे तो होने से रहे, है ना, 24 घंटे थोड़ी ही स्टोर करता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 से 5 घंटे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ एसोफेगस इज टर्म्ड एज पेरिस्टाल्सिस, सेकेंड ऑप्शन एपिस्टाल्सिस, मेटास्टाल्सिस या फिर प्रोस्टाल्सिस।
सक्सेसिव वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ एसोफेगस, दैट इज की फूड पाइप, आपके आहार नलिका का जो संकुचन होता है या फिर जिसको हम लोग क्रमाकुंचन भी कहते हैं, क्रम से कुंचित होना, ठीक है, कुंचित यानी कि उसका मुड़ना फिर सीधा होना एंड ऑल, ठीक है। तो वो जो वेव लाइक पैटर्न फॉर्म होता है हमारे आहार नलिका में थ्रू आउट, जब खाना यहाँ से बोलस पार हो रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्टालसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब उसके बाद दूसरा सवाल, स्वेलिंग ऑफ बोलस इनटू फूड पाइप इज नोन एज। देखिए यहाँ पे ये आपका बकल कैविटी था, यहाँ से आपका ईसोफेगस आता है, यहाँ पे खाना को चबाने के बाद जब वो बोलस की तरह बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये फूड पाइप में जब इंटर हो जाता है, स्वैलो हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस है पेरिस्टालसिस, डीग्लूटेशन, एजेशन या फिर इंजेशन। सारे ऑप्शंस को खंगालते हैं। इंजेशन होता है यानी कि फूड का इनटेक, दैट इज माउथ में अगर हम लोग खाना लिए, रोटी तोड़े मुंह में डाले, उसको बोलेंगे इंजेशन, ओके। इजेशन यानी कि रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर आउट फ्रॉम योर एनस। पेरिस्टालसिस यानी कि हो गया क्रमाकुंचन इन योर फूड पाइप, यानी कि फूड पाइप पे बोलस का मूवमेंट। तो तीनों ऑप्शन तो यूं ही कैंसल आउट हो गया और बचा आपका डीग्लूटेशन, और यही है आपका सही आंसर। दैट इज़ कि बोलस जब आपका फूड पाइप पे इंटर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डीग्लूटेशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन प्रोटीन इज फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन, फीमेल ओनली, मेल ओनली या फिर ऑल ह्यूमन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स यानी कि छोटे बच्चे, शिशु। तो रेनिन वो आपका प्रोटीन है जो माँ के, दिस रेनिन इज अ मिल्क प्रोटीन, जो कि आपके केवल मनुष्य के बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया करेक्ट आंसर, है ना। अब नेक्स्ट, ह्यूमन स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड वर्क्स इन द पीएच। तो मानव की जो जठर ग्रंथि है उसका पीएच क्या रहता है जब खाना का पाचन चल रहा होता है उस वक्त? इसका आंसर हो जाएगा 1.8, दैट इज प्योरली एसिडिक, पूरा एसिडिक रहता है। और कौन सा एसिड उस समय वहाँ पे रहता है मौजूद? तो इसका आंसर हो जाएगा HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, पेप्सिनोजेन इज अ प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम यानी कि इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम, सेक्रेटेड बाय स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज या फिर बकल कैविटी। तो पेप्सिनोजेन क्या करेगा? पेप्सिनोजेन आपका पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, देन आफ्टर ये आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू प्रोटियोजेज, ओके, मतलब प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और ये आपका रिलीज होता है किस ग्रंथि पे? ये आपका रिलीज होता है जठर में, दैट इज स्टमक में। अब आता है नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक जूसेस कंटेन्स ट्रिप्सिनोजन विच इज एक्टिव फॉर्म या फिर इनएक्टिव फॉर्म, या फिर मे बी इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म या फिर सेमी एक्टिव फॉर्म। तो जो पैनक्रियाटिक जूसेस है दैट इज कि अग्नाशय से जो स्राव हुआ है वहाँ ट्रिप्सिनोजन रहता है, और ये पूछ रहा है कि ट्रिप्सिनोजन तुम्हारा एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर इनएक्टिव फॉर्म में, या फिर दोनों हो सकता है या फिर सेमी एक्टिव। इसका आंसर हो जाएगा इनएक्टिव फॉर्म। तो बात करें कि अगर कोई भी जो ग्रंथि होती है वो खाना पाचन करने के लिए जितने भी स्राव करती है, जितने भी एंजाइम्स निकालती है, वो सारे आपके इनएक्टिव फॉर्म में ही निकालती है, और उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव में करने के लिए फिर आपको कोई और एंजाइम्स या फिर केमिकल का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि वो खुद करती है, हमारा पाचन तंत्र खुद करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जो ट्रिप्सिनोजन है वो, उसका एक्टिव फॉर्म है आपका ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन आपका ट्रिप्सिनोजेन से कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है? आपका होता है वो एक्टिव फॉर्म में बाय द एक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेज।
एंटेरोकाइनेज, ये एक तरीके का एंजाइम है जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है और ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएज, अमाइलेज आर एक्टिवेटेड बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिन या फिर रेनिन। तो याद आया, रेनिन इज योर मिल्क प्रोटीन, पेप्सिन इज द फैक्टर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड ट्रिप्सिनोजेन आपका इनएक्टिव फॉर्म था और यहाँ पे ट्रिप्सिन आपका एक्टिव फॉर्म। और यहाँ पे पूछ रहा है कि जितने भी ये आपका अमाइलेज एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सब आपका सारा है अग्नाशय से निकला हुआ जूसेस में प्रेजेंट रहता है और इन सब को एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक्टिव फॉर्म में आपका कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन ही, यानी कि ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में ये कन्वर्ट होता है और ट्रिप्सिन ही फिर इन लोगों को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब वी हैव रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो, और यहाँ अंत तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच कि आपने इतने पेशेंस के साथ इतना वक्त दे करके मेरा लेक्चर अटेंड किया। और मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये आपका बस पार्ट 1 ही ख़त्म हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी जा रहा था, तो इसका पार्ट 2 आपका नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।